धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक फेंका जाए, दोनों तरफ लिखाओ सफलता, सिक्का वहीं उछाला है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे 9 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी, जो कि आपको भी पता है कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी एक बार क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर क्लास को शेयर करें और आपके दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास चलती है और बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करना है। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में जिन्होंने भी कमेंट करा था, जिसका सबसे अच्छा कमेंट था, वो अपन क्लास के लास्ट में बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये यूएनओ द्वारा कब घोषित किया गया था? तो ये यूएनओ के द्वारा 1992 में घोषित किया गया था। और फर्स्ट आदिवासी दिवस कब मनाया गया था? 23 दिसंबर को बनाया गया था। फर्स्ट आदिवासी दिवस कब मनाया गया था? 23 दिसंबर को मनाया गया था। और ये आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। और इनकी मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? तो भील जाति, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये जो आदिवासी समुदाय है वो मतलब किसे अपना भगवान मानते हैं? तो ये मानते हैं बिरसा मुंडा को। ठीक है, किसे अपना भगवान मानते हैं? तो बिरसा मुंडा जी को ये अपना भगवान मानते हैं। उसके बाद में अगला कि अगस्त के प्रमुख दिवस। ठीक है, अगस्त के प्रमुख दिवस पे पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर पहला है कि हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा क्या करा था? 90 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, जिसके कारण उन्हें एथलीट डे के रूप में बनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो वो अपन क्लास के लास्ट में कमेंट आया है, वो वहाँ पर मैं आपको कमेंट बता दूंगा। तो वहाँ पर आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए वो चीज़, वो कमेंट जानने के लिए। ठीक है, तो अब उसी प्रकार अपन अगला देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, देखो, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब 29 अगस्त को कब मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारत के किस खिलाड़ी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? किसने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो वो लिया है विनेश फोगाट ने। किसने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में है अगला। अब अपन विनेश फोगाट के बारे में बात करते हैं। विनेश फोगाट किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य से बिलोंग करता है। हरियाणा राज्य की कुछ चीजें जान देते हैं, जैसे कि हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का ही है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का ही है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा पानीपत से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो आपकी दिमाग की डायरी में क्या होना चाहिए? नोट होनी चाहिए। देखो, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का है। उसके बाद में
अब सबसे कम लिंगानुपात है, वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है, इसीलिए वहाँ पर एक अभियान शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे हरियाणा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है? क्या बताओगे? हरियाणा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब आप कमेंट क्या करोगे, कैसे करोगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लास में एक दीदी ने जिन्होंने कमेंट करा था, ठीक है, उसी प्रकार अपन एक देख लेते हैं कि कुश्ती में भारत को ओलंपिक में प्राप्त पदक। ठीक है, पहले कौन कौन से पदक उन्हें मिल चुके हैं अपने भारत में? तो है केडी जाधव 1952 में, केडी जाधव ने 1952 में हेल्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने जीता था? केडी जाधव ने। कब जीता था? 1952 में। कब जीता था? 1952 में जीता था। और सुशील कुमार ने 2008 में बीजिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, बीजिंग कहाँ? चीन में। ठीक है, क्योंकि बीजिंग चीन की क्या है? राजधानी है। उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। उसके बाद में है योगेश्वर दत्त 2012 में लंदन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में साक्षी मलिक 2016 में रियो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में रवि कुमार दहिया 2020 में टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया ने 2020 में कौन सा मेडल जीता था? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और कहाँ पर जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर है? जापान में है। ठीक है, उसके बाद में अपना बजरंग पुनिया ने भी 2020 में टोक्यो में कौन सा मेडल जीता था? तो उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक उन्होंने जीता था। अब ब्रॉन्ज मेडल और कांस्य पदक अलग अलग नहीं, एक ही। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इंग्लिश वर्ड है, कांस्य पदक हिंदी वर्ड। उसके बाद में कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो वो जीता है इंडिया ने। किस देश ने जीता है? इंडिया ने जीता है। क्या कावा महिला वॉलीबॉल नेशन लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो इंडिया ने जीता है। किसे हराया? स्पेन को उन्होंने हरा दिया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन करने से पहले प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं अपन। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में है अगला कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। आप बोलोगे सर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए मैं तो करवा रहा हूँ, बाकी मैं क्यों करवाऊंगा। ठीक है, एक बात याद रखना, इस क्लास से अधिकतर क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में छपेगा, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास को रेगुलर लेते रहना, आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद कंटिन्यू होगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास लोगे तो आपको कंटिन्यू याद हो पाएगा, वरना आप कंटिन्यू क्लास नहीं लोगे तो आपको याद नहीं होगा। उसी प्रकार अपन वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा 11, 12, 13, 14 और 15। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए करना है जहां पर 11 खिलाड़ी दे रखा हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? तो झारखंड राज्य ने किया है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अपन को हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल देख लेते हैं कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल
किसने लॉन्च किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। उसके बाद में हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। हिम डाटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। उसके बाद में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया है। अब आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब आरबीआई को क्या कहता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? आरबीआई के 25वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष भी बोल सकते हैं या फिर 25वें अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास है। और आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये चीजें क्या होनी चाहिए? आपके दिमाग की डायरी में नोट हो लिया। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। उसके बाद में साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और उसके बाद में अपना एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? अब किस देश को निर्यात किया गया? तो ये पोलैंड। ये एक ऐसा कंट्री है जिसने पोलैंड को निर्यात किया। अब ये इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मतलब सबसे पहले किस पेय पदार्थ पर जीआई टैग दिया गया? जीआई का मतलब क्या होता है पता है? ज्योग्राफी इंडिकेटर, भौगोलिक सूचक, ठीक है। तो किस चाय पर? दार्जिलिंग की चाय पर 2004 में जीआई टैग दिया गया। किस पर दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय पर। कब? 2004 में क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में है हाल ही में दिए गए प्रमुख जीआई टैग। यहाँ पर अरकू कॉफी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में इरोड हल्दी तमिलनाडु में है। उसके बाद में सांगली हल्दी महाराष्ट्र में। सांगली हल्दी कहाँ पर है? तो सांगली हल्दी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में है अगला कि एल्फांसो आम महाराष्ट्र में है। वारंगल की दरी तेलंगाना में है। अब कल की क्लास में मैंने पूछा था कि तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैं बता दूं आपको कि तेलंगाना के जो प्रधानमंत्री है वो रेवंत रेड्डी है। कौन है? तेलंगाना के प्रधानमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। उसके बाद में किस राज्य के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के सीएम हैं? तो हमारे जो सीएम साहब हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? सॉरी, ये तो पूर्व सीएम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। अब वर्तमान सीएम कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, जिसकी क्या होती है? मोदी जी से एक जरा भी नहीं बनती है, ठीक है। क्यों नहीं बनती वो तो उनको ही पता। वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो मैं आपको एक ही क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, और एक ही क्वेश्चन के 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी लाइव क्लास चल रही होती तो क्या होता है, सीधा लाइव क्लास में ही क्वेश्चन पूछ लेते और आप इसका जवाब दे दे। अब ये क्या है, लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड है, इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं पूछूं वो एक साथ में ही कमेंट करना है, अलग अलग कमेंट नहीं करना। अब अलग अलग कमेंट करोगे तो आप मैं स्क्रीनशॉट लेके अब अलग अलग मेरे को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ताकि अब एक ही में करोगे ना तो एक ही में ही आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था जीआई टैग वाला, ठीक है। अब जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य को जीआई टैग मिला है। उसके बाद में सबसे कम किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु को। सबसे ज़्यादा किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिला है। कितनी बार मिला है, तो 75 बार। उत्तर प्रदेश को कितनी बार जीआई टैग मिला है, तो 75 बार। 75 बार जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। उसके बाद में तमिलनाडु को कितनी बार जीआई टैग मिला है, तो 58 बार तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। उसके बाद में प्रमुख राज्यों के सीएम देख लेते हैं अपन। प्रमुख राज्यों के सीएम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कौन से बाबू? चंद्रबाबू नायडू। अब आपको क्या करना है, प्राइवेट बाबू नहीं बनना है। कौन सा बाबू बनना है? सरकारी बाबू, ठीक है। पहले सरकारी बाबू बन जाओ, उसके बाद में प्राइवेट बाबू बन जाना, ठीक है। तो इसीलिए कौन से बाबू है? चंद्रबाबू नायडू। अब इनको क्या सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री आखिर में, सरकारी नौकरी की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमाम।
उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री? पेमा खांडू। कौन सा खांडू? पेमा खांडू। उसके बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद में उदार शक्ति अभ्यास 2024 भारत ने किस देश के साथ किया? तो किस देश के साथ किया उदार शक्ति अभ्यास? तो वो किया हमारे मलेशिया से। किस देश के साथ किया? मलेशिया से किया उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भारत ने मलेशिया के साथ किया। उसके बाद में प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? ये होता है इंडिया और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में। अल नजह इंडिया और ओमान के बीच में होता है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी करेंसी क्या है? टका। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अभी कहाँ है? पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं कैलाश नाथन। पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं कैलाश नाथन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेना के द्वारा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। अब लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको भी पता है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस यूनियन टेरिटरी में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लक्षद्वीप में है और सबसे कम लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर किस किस के मध्य होता है? वो होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद में मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोस्ती इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में था। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। अब मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दूं तो आप इसका जवाब दे देना कि सिटमैक्स किस किस के मध्य होता है युद्ध अभ्यास? तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। किस राज्य के द्वारा फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा? तो लाया जाएगा हरियाणा। किस राज्य को लाया जाएगा? हरियाणा। अब ये एमएसपी होता क्या है? एमएसपी ये है कि किसानों के द्वारा जो भी गेहूं आता है, ठीक है, अब उन्हें क्या करना, एक फिक्स रेट पर बेचा जाएगा। जैसे कि 1200 रुपये क्विंटल बेचा जाएगा तो 1200 रुपये। अब 1200 रुपये से कम नहीं लिया जाएगा। अब एमएसपी सरकार की ये बोल रही है कि आप 1200 रुपये से कम में नहीं दोगे, अगर 1200 रुपये से ज़्यादा अगर कोई दे रहा है तो आप उसे दे दो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहेगी, रेट फिक्स रहेगी, उससे कम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये इतनी रेट है, इतनी रेट से ज़्यादा कोई दे रहा था आप उसे दे दो, या फिर उतनी रेट से कम कोई दे रहा तो उसे मत दो, आप हमें आके दे दो, हम 1200 रुपये लेंगे। ये उनकी रेट उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। किसके अंतर्गत? एमएसपी के अंतर्गत। उसके बाद में प्रमुख फसलों के उत्पादन। अब ये है सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। और किस देश में होता है? तो चाइना में होता है। सबसे ज़्यादा चावल किस देश में होता है? तो चाइना में होता है। और सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद में चावल का वैज्ञानिक नाम क्या? ओराइजा सेटाइवा। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? ओराइजा सेटाइवा। उसके बाद में गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्टिकम एस्टाइवम। क्या है? टिट्टिकम एस्टाइवम। और गेहूं किस देश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो चाइना में उगाया जाता है। उसके बाद में किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद में मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज है। और मक्का सबसे ज़्यादा किस देश में उगाया जाता है? अमेरिका। उसके बाद में किस राज्य में सबसे ज़्यादा? कर्नाटक। और मक्का का वैज्ञानिक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो दलहन सबसे ज़्यादा होती है भारत में। दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो वो होती है भारत में। उसके बाद में किस देश में सबसे ज़्यादा होती है? मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर क्या, कभी मध्य प्रदेश आ जाता है पहले नंबर पर, या फिर कभी
महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। अब गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसी प्रकार अपन अब कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हो कल की क्लास का रिवीजन करने के लिए? तो शुरू करते हैं। अब कल की क्लास का रिवीजन करते हैं अपन। अब इस कल की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। अब 10 में से आपने कितने सही किए? अगर कल की क्लास आपने पूरी ली होगी तो आपको आप 10 में से कितने क्वेश्चन किए आप वो बताओगे, क्योंकि 10 में से 10 ही करने हैं। ठीक है, 10 में 9 आ जाएंगे चल जाएगा, लेकिन 10 में से 8 नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 2024 में 50 किलो कुश्ती स्पर्धा में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो किसे घोषित किया गया है? विनेश फोगाट को। इसके बाद में पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप चैलेंज फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपनी जगह बनाई है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाई है? तो अविनाश साबले ने। उसके बाद में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख पद के लिए कौन शपथ लेंगे? तो वो लेंगे मोहम्मद यूनुस। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो वो किया है तेलंगाना। किस देश ने पारित किया है? तेलंगाना ने किया है। उसके बाद में भारत ने किस बैंक से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए $500 मिलियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10th राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी कहाँ लाई जाएगी? तो ये लाई जाएगी दिल्ली में। कहाँ लाई जाएगी? दिल्ली, दिलवालों के दिल्ली में लाई जाएगी। उसके बाद में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की ओर से पहले स्थान पर कौन है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। किस देश ने आवारा कुत्तों के लिए नरसंहार कानून को मंजूरी दी है? तो वो दी है तुर्की ने। अब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? तो वो किया है फिजी ने। ठीक है, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्हें फिजी ने सम्मानित किया है। और ये कितने देश घूमने के लिए गई हैं? 3 देश में वो घूमने के लिए गई हैं। उसके बाद में किसके द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा माननीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पूरे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कल की क्लास में जिनका कमेंट आया था, तो कल की क्लास में कमेंट आया था ये वीरमती डामोर का। वीरमती डामोर का एक कल की क्लास में कमेंट आया था। तो मैंने उनसे आप लोगों से पूछा था कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, और मैंने और कुछ भी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो तेलंगाना के प्रधानमंत्री उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री लिख दिया था, जबकि रेवंत रेड्डी हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कमेंट उनका देख सकते हो, बहुत अच्छा कमेंट करा था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि सर क्लास बहुत बढ़िया थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में है कि राकेश बगोरा। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर कल की क्लास में मेरा नाम ले लेना, तो मैंने आपका नाम ले लिया राकेश बगोरा। और आज आपका बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। ठीक है, तो अपनी क्लास यहाँ तक समाप्त हो चुकी है, तो अपन क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और आपके दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जहाँ पर भी आस पड़ोस लाइब्रेरी में जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी रहकर वो प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये क्लास शेयर ज़रूर करना। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।